बच्चों, क्लास 10 हम बात कर रहे थे पृथ्वी की संरचना के बारे में। ठीक, कल हमने आपको बताया था पृथ्वी की संरचना किस प्रकार या पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी। तो हमने जिक्र किया था ज्वारीय परिकल्पना का। ज्वारीय परिकल्पना, ज्वारीय परिकल्पना क्या है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में कुछ सटीक प्रमाण जुटा पाई है। ये बताती है कि जब सूर्य के पास कोई स्टार यहाँ से निकला तो सूर्य और स्टार के बीच में आकर्षण होने के कारण सूर्य से एक उभार जैसी संरचना निकली। ये उभार जैसी संरचना यहाँ से तारे के स्टार के चले जाने पर क्या हुआ, ये तारे जैसी संरचना के यहाँ से जैसे निकल गई थी, यहाँ से उनका अलग हो गया और अलग हो गया तो ये पृथ्वी के धीरे धीरे गर्म होने के बाद धीरे धीरे पृथ्वी की उत्पत्ति होती चली गई। अब बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। देखें, पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने से पहले ये बात करते हैं कि इसके प्रत्यक्ष प्रमाण तो क्या होंगे और अप्रत्यक्ष रूप से हम इसके क्या प्रमाण ले सकते हैं। ठीक है, तो प्रत्यक्ष रूप से यदि हम देखें तो सबसे पहले हम तापमान की बात करते हैं। यदि तापमान के माध्यम से किस प्रकार हम पृथ्वी की संरचना के बारे में बता सकते हैं कि पृथ्वी की संरचना कैसी होगी। तो देखिए, जो पृथ्वी का तापमान है ऊपर से नीचे की ओर यानी कि ऊपरी भाग से केंद्र की ओर जाने पर बढ़ता है और इसके बढ़ने की जो दर होती है, जब हम 32 मीटर तक जाते हैं तो लगभग पर 32 मिनट पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। यानी कि 33 या 99 यानी कि 100 किलोमीटर के आसपास कितना हो जाएगा, 3 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता हुआ जाता है। यानी कि हम बता सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर तक हम जब गहराई के अंदर जाएंगे तो पृथ्वी की गहराई में जाने पर क्या होता है, तापमान बढ़ता है। तापमान कहाँ पर कम होगा और कहाँ पर ज्यादा होगा इसका पता हम प्रत्यक्ष रूप से लगा सकते हैं। उसके बाद दूसरा कारण है दबाव के माध्यम से भी बता सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होगी। देखिए, हम जैसे ऊपर से नीचे की ओर जाना चाहेंगे तो पृथ्वी पर जो परतें होती हैं ऊपर उनका दबाव पड़ने के कारण वहां पर क्या होगा, पृथ्वी का दाब बढ़ता जाएगा। हम देखिए यहाँ पर तो क्या ऊपर की परपट्टी में यहाँ स्थलमंडल है और यहाँ पर जलमंडल है। ये जलमंडल लगभग 70% है और 30% आपका यहाँ पर स्थलमंडल है। तो जलमंडल में जितना अधिक दबाव पड़ेगा तो मान लीजिए यहाँ पर जलमंडल का दबाव पड़ रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, दाब अधिक होगा और यहाँ पर दाब कम होगा। तो इसके माध्यम से भी बता सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर जाने पर दबाव कहाँ पर अधिक है और कहाँ पर कम है। इसके बाद देखिए घनत्व। देखिए, दबाव बढ़ने पर क्या होगा, घनत्व बढ़ेगा। यानी कि इस क्षेत्र में चलने पर क्या होता जाएगा, यहाँ पर इसका घनत्व बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये पृथ्वी है अपनी, इस पृथ्वी की संरचना में यदि हम इस भाग की बात करें, इस भाग की बात करने पर मान लीजिए इस भाग को यहाँ पर निकाल लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर निकाला हुआ ये भाग इस पृथ्वी का छोटा भाग है, इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो घनत्व ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि ऊपर से केंद्र की ओर जाने पर घनत्व भी क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। दूसरा होता है ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी के माध्यम से किस प्रकार से हम बता सकते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक संरचना किस प्रकार होगी। देखिए, पहले कोई उपकरण ना होने के कारण या फिर खुदाई ना करने की वजह से हमको पृथ्वी की संरचना के बारे में पता नहीं था और मानव पहले से ही जानना चाहता है कि पृथ्वी के अंदर क्या है, इसकी संरचना कैसी हो सकती है। जो ज्वालामुखी के कारण लावा निकलता है, ज्वालामुखी के कारण जो लावा पृथ्वी के अंदर से निकलेगा, इस लावा की प्रकृति को पहचान कर इस लावा में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, इसके माध्यम से भी हम पृथ्वी की संरचना के बारे में जान सकते हैं कि इससे पता लगाया जा सकता है कि लावा से भी पृथ्वी के अंदर कौन कौन से तत्व मौजूद हैं। तो ये ज्वालामुखी से भी हम पता लगा सकते हैं। और अंतिम होता है भूकंप, यानी कि भूकंप से भी हम पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की होती है। मान लीजिए यहाँ पर भूकंप आता है, ठीक है, तो भूकंप आने का कारण क्या है कि भूकंप जब पृथ्वी में जो चट्टानें हैं उन चट्टानों में हलचल के कारण भूकंप उत्पन्न होता है। तो इससे तो ये तो पता लग गया कि चट्टानें ठोस अवस्था में होगी। तो इस बात से हम इस बात को पता कर लेते हैं कि चट्टानों के कारण पृथ्वी का क्या है, कहीं न कहीं ठोस भाग है। इसके बाद यदि हम देखें पृथ्वी का इस क्षेत्र में जब भूकंप आता है तो यहाँ से तरंगें निकलती हैं। ठीक है, और इन तरंगों को एस तरंग और पी तरंग कहा जाता है। क्या नाम है इनका, एस तरंग और पी तरंग। एस तरंगों को हम अनुप्रास्थ तरंग भी कहते हैं और इनको कह सकते हैं हम अनुदैर्घ्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग। अब ये अनुप्रस्थ जो तरंग होती है, जैसे ही भूकंप आएगा, मान लीजिए यहाँ पर तरल पदार्थ है पृथ्वी के अंदर, मान लीजिए यहाँ पर तरल भाग है, तो यहाँ पर ये इस तरह गुजरेंगे तो इनकी गति धीमी पड़ जाएगी। ठीक है, तो इस माध्यम से भी हम बाहर जो हमने सेंसर लगा रखे हैं, यदि इन तरंगों की स्पीड हमारे पास कम आती है तो हमको पता लग जाएगा कहीं ना कहीं इस भाग में, इस क्षेत्र में क्या होगा, तरल पदार्थ होगा। और जो पी तरंगें होती हैं, ये पी तरंगें क्या होते हैं, इस तरल पदार्थ से निकलती ही नहीं,
इसका पता लगाते हैं। जैसे हमारे पास सेंसर होंगे तो यहाँ पर हमारे पास 3 तरंगे जब नहीं आएंगे तो इससे हम पता लगा लेंगे कि यहाँ पर तरल पदार्थ बहुत बड़ी मात्रा में उपस्थित है। तो इस प्रकार से हम प्रत्यक्ष रूप से इनके परमाणु जुटा पाते हैं, बता सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार हो सकती है। और यदि अप्रत्यक्ष रूप से बात करें, इसकी खुदाई करने की बात करें, इसकी आंतरिक संरचना के बारे में बात करें, तो इस संरचना को हम बाहर निकाल कर देखें तो इसको हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 भागों में से पहला होगा भूपर पट्टी, ठीक है, दूसरा भाग होगा मेंटल और तीसरा भाग कहलाएगा इसका क्रोड, ठीक है। अब जो ये भूपर पट्टी है, ये भूपर पट्टी पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है। कौन सा भाग है ये? सबसे ऊपरी भाग है। यानी सबसे ऊपरी भाग होने के कारण हम इसको क्या कह सकते हैं? पृथ्वी की त्वचा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? पृथ्वी की त्वचा भी कह सकते हैं। और इसी भूभाग के ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा? वायुमंडल कहलाता है। और वायुमंडल और स्थलमंडल दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं? जैवमंडल बना लेते हैं, ठीक है। अब इस भूपर पट्टी को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में बांट सकते हैं। वैसे भूपर पट्टी की जो गहराई होती है 34 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक हो सकती है। और इसकी ये फिक्स नहीं है, कहीं पर 7 किलोमीटर तक नहीं मिलेगी, कहीं पर 30, तो कहीं पर 70, कहीं पर 80। ये गहराई इसकी कम ज्यादा किसके आधार पर होगी? आपके समुद्रों के आधार पर होगी, ठीक है। अब इसको कितने भागों में बांट सकते हैं हम? स्थलमंडल और जलमंडल। अब ये जो स्थलमंडल है ये आपकी पूरी पृथ्वी पर कुल 30% है, और जो जलमंडल है वो कितना परसेंट है? 70% है। अब देखिए यहाँ पर जलमंडल की बात करें, अब ये जो जलमंडल यानी कि पानी यहाँ इस गहराई तक ये पानी भरा हुआ है, ठीक है। ये गहराई हो गई जल, ठीक है। और जो ये बीच में जो जगह बची है ये यानी कि स्थल की जगह बची, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितने किलोमीटर हो सकती है? 7 किलोमीटर तक की हो सकती है। तो कहीं पर और यहाँ पर देखें तो ये 100 किलोमीटर तक हो सकती है, और यहाँ पर देखें तो 30 किलोमीटर तक की हो सकती है। यानी कि इस पृथ्वी की भूपर पट्टी की मोटाई क्या हो सकती है? कम या ज्यादा हो सकती है। जहां पर जलमंडल है वहां पर भूपर पट्टी की मोटाई कम है, ठीक है। इस भूपर पट्टी को और दूसरे नाम से जाना जाता है, उसका नाम है सियाल। अब इसको सियाल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर सिलिकेट और एल्यूमिनियम की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। यानी जो भूपर पट्टी है आपकी ऊपरी परत है उसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इस पृथ्वी में भूपर पट्टी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? सियाल। इसको हमने 2 नाम और दे दिए, एक तो सियाल हो गया, दूसरा क्या था? त्वचा। यानी कि आपकी जो भूपर पट्टी है इसके 2 नाम और हैं अतिरिक्त, सियाल और त्वचा, ठीक है। अब देखिए जो स्थलमंडल है, ये स्थलमंडल भी अस्थायी है। जो जलमंडल ये तो क्या है? समतल है सभी जगह से, लेकिन स्थलमंडल अस्थायी है, अर्थात इसमें कहीं तो पहाड़ मिलेंगे, कहीं पर मैदान मिलेंगे, कहीं पर मरुस्थल मिलेंगे, ठीक है। तो कहीं पर कृषि योग्य भूमि मिलेगी। ये हो गया। अब दूसरा जो भाग होता है इसका वो है मेंटल, ठीक है। अब जैसे ये भूपर पट्टी हो गई पहला भाग, दूसरा भाग मेंटल हो गया, और तीसरा भाग क्या हो जाएगा? क्रोड हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इनमें एक परत तो होगी जो इनको आपस में एक दूसरे से क्या करेगी? अलग करेगी। इन परतों का नाम भी आप साइंटिस्टों ने अपने नाम के हिसाब से अलग अलग दे रखा है। अब जो भूपर पट्टी और मेंटल इन दोनों की जो असंबद्धता है, डिसकंटिन्यूटी है, उसको नाम दे दिया गया है मोहो। यानी इस लाइन का नाम क्या हो जाएगा? मोहो डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। और जो मेंटल और जो क्रोड भाग के बीच की जो रेखा है उसका नाम रख दिया गया है गुटेनबर्ग कंटिन्यूटी, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी। और जो आपके क्रोड भाग है, ये क्रोड भाग भी 2 भागों में बटा हुआ है। एक तो होता है अपर क्रोड भाग, और दूसरा होता है इनर क्रोड भाग। यानी यूसी इसको कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं आईसी, ठीक है। तो इन दोनों भागों की जो बांटने वाली रेखा होगी, इस रेखा का नाम होगा लेहमन। क्या नाम होगा उसका? लेहमन। तो 3 रेखाएं हैं, एग्जाम में पूछ भी सकता है आपसे, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, भूपर पट्टी और मेंटल और क्रोड को अलग अलग करने वाली 3 रेखाओं के नाम लिखिए। तो पहली रेखा का नाम हो जाएगा मोह, दूसरी का नाम गुटेनबर्ग और तीसरी का नाम लेहमन। तो बात कर रहे थे हम मेंटल की। ये मेंटल क्या है? ये पृथ्वी का मध्य वाला भाग है, और ये मुख्य रूप से द्रव अवस्था यानी कि तरल रूप में रहता है, और ये तरल पृथ्वी की सतह में ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। क्या होता रहेगा? ये ऊपर नीचे होता रहता है। और इसका दूसरा नाम होता है सीमा। क्या नाम है इसका दूसरा? सीमा। सीमा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे अधिक मात्रा में सिलिकेट और मैग्नीशियम पाया जाता है। और ये किस अवस्था में है? ये द्रव अवस्था में है या फिर तरल अवस्था में। इसका सबसे अंतिम भाग है क्रोड या क्रोड, ठीक है। इसका दूसरा नाम है नीफे। क्या नाम है इसका? नीफे। इसका देखिए 2 भाग हैं। ऊपर वाला भाग तो क्या है इसका? ठोस भाग है, नीचे वाला क्या है इसका? तरल भाग है।
अब इसमें निकिल और फेरस यानी कि लोहा और निकिल बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या रख रखा है, नीपे रख रखा है। इसके अंदर चुंबकत्व का गुण भी पाया जाता है, इसलिए जो पृथ्वी का जो चुंबकत्व का गुण होता है वो भी किसके माध्यम से है, करोड़ भाग के माध्यम से है। और जो करोड़ भाग है कि जो पृथ्वी के घूमने की जो गति होती है उससे भी तेज जो घूमने की गति किसकी है, इसी भाग की है। और सबसे ज्यादा जो तापमान है, तापमान भी सबसे ज्यादा करोड़ भाग का है। साइंटिस्टों का मानना है कि यहाँ का जो तापमान होता है 7000 डिग्री सेल्सियस के लगभग माना गया है, इतना गर्म भाग होता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और रह गई थी, विवर्तनिक प्लेटें। जो आपकी भूपर पट्टी है इसमें विवर्तनिक प्लेटें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, विवर्तनिक प्लेटें। विवर्तनिक प्लेटें, ये विवर्तनिक प्लेटें पृथ्वी पर कितनी हैं, 29 हैं। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, तो जब पृथ्वी का निर्माण होते समय ये पृथ्वी ठंडी होती गई, तो ठंडी होने के साथ साथ क्या हुआ, ये चट्टानों के रूप में बनती गई। इन चट्टानों को क्या कहा गया, विवर्तनिक प्लेटें कहा गया। और जो हमारे जो महाद्वीप में है, जैसे एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप, ये सारे के सारे महाद्वीप किन पर टिके हुए हैं, विवर्तनिक प्लेटों पर टिके हुए हैं। और ये विवर्तनिक प्लेटें क्या है, बढ़ती हैं, एक दूसरे पर खिसकती हैं, और इनकी जो बढ़ने की जो दर होती है, जो हमारे नाखूनों की जो दर है, हमारे जितनी स्पीड से हमारे नाखून बढ़ते हैं, उन्हीं के हिसाब से, उन्हीं की तुलना के आधार पर इनको बताया गया कि विवर्तनिक प्लेटों की जो बढ़ने की दर होती है वो हमारे नाखूनों के बराबर जितनी होती है। ठीक है, बाकी की चर्चा कल करेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना हो गई, कल बात आएंगे पृथ्वी के जो ऊर्जा तंत्र कौन कौन से हैं। ठीक, धन्यवाद।